हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे दीवानगी दिल का एक नया एपिसोड। देखते हैं आगे उसामा और राबेल की का जो रोमांस है वो कहाँ तक जाता है। पिछले पार्ट में हमने यहीं पे एंड किया था, आगे से हम स्टार्ट करते हैं। खुमार आलू निगाहों से उसको देखता हुआ वो बोझल सांसों के बीच भारी सी आवाज में बोला तो राबेल ने घबराकर जल्दी से उसका हाथ थामते हुए अपने पेट से नीचे रखा। ये उसकी कपकपाती हुई आवाज पर उसामा ने सुर्खी मैल आंखों से उसको देखा, जो घुटनों से चंद इंच ऊंची उस कमीज से खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से ना वो उसे ठीक से महसूस कर पा रहा था और ना देख पा रहा था। नहीं, ये उतारो बहुत चुभ रही है, वो भारी सख्त लहजे में बोला और कहते के साथ ही उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसको जरा सा ऊपर उठाकर खुद ही दोनों अतराफ से उसे थामते हुए एक लम्हे में उससे अलग कर गया। उसको साइड पे उछालते हुए उसने एक नजर उसका चेहरा देखा। टांगे तो खुद उसके नीचे ही दबी थी, दोनों बाजू अपने गिर्द बांधती वो बिल्कुल सुन हो गई थी। उसके कंधों पे मजबूती से हाथ जमाते हुए उसने उसे पीछे लेटाया और अपनी शिद्दत से सूजे हुए उसके सुर्खे माइल होठों पे अपने दांत गाड़ दिए। वो एकदम बुरी तरह सिसकी, फिर भीगी आंखों से उसको देखने लगी। उसके चेहरे पे गहरी बोझल सांसें खारिज करता हुआ वो आंखों में लामहदूद जज्बात सजाए उसे देख रहा था। निगाहें उसके चेहरे से फिसलती हुई नीचे से रखने लगी, फिर उसके नाजुक अनछुए दिलकश शराबे पे ठहर सी गईं। उसकी आंखों की सुर्खी एक पल में खतरनाक हद तक बढ़ी थी। उसने बेइख्तियार कसमसाकर खुद को मजीद सिमटने की कोशिश की तो उसने फिर से एक नजर उसका चेहरा देखा, फिर उसके मुलायम होठों को नरमी से चूमते हुए उसकी कमर में बाजू हायल करते खुद नीचे लेटकर उसे अपने ऊपर मुंतकिल किया। उसके अंदर छुपने की कोशिश में वो बुरी तरह नरसने लगी। होंठ अभी तक उसकी गिरफ्त में थे, जिन पे वक्फे वक्फे से दांत काटता हुआ वो अभी तक उसी शिद्दत के साथ उन्हें चूमने में मसरूफ था। दोनों बाजू मजबूती से उसके गिर्द बांधता हुआ वो उसे खुद में भींचकर अपनी हाथ से उसकी पुष्ट पे फेरता हुआ उसे महसूस करने लगा। वो एकदम घबराकर उसकी गिरफ्त में मचलने लगी। उसके होठों को आजाद करते हुए सामान्य आंखें मूंदे मूंदे उसे मजीद सख्ती से खुद में भींचा। कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ फील कर रहा हूँ। उसके गुदास वजूद पे गड़े हुए अपने हाथ उसकी कमर से नीचे सरकाता हुआ वो भारी सी आवाज में बोला था। उसके हाथों की बेबाक लम्स और उसके जिस्म से निकलती हुई हरारत से घबराकर वो सख्ती से आंखें मीचती हुई उसके सीने में छुपने लगी। यूं पहली बार बराह रास्त उसे महसूस करता और खुद अपने होशो हवास खोते जा रहा था। उसके नर्म मुलायम वजूद को अपने हाथों में भींचता हुआ वो उसकी गर्दन को शिद्दत को चूमने लगा, फिर एक झटके से उसे अपने नीचे किया और उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाता हुआ उसके चेहरे पे झुका। उसका सुर्ख पसीने से तर चेहरा देखकर राबेल का दिल मजीद बुरी तरह घबराने लगा। नहीं करो, क्या कर रहे हो, उसकी घबराई हुई आवाज पे उसके पहले से सूजे हुए होठों को फिर से अपनी गिरफ्त में लेता हुआ उसका मुंह बंद करके उसके ऊपर दबाव डालता हुआ बेबाकी से उसको छूने लगा तो उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसका लम्स और उसके जिस्म से निकलती हुई तपिश उसको उसे भी भिगोने लगी थी। उसकी उंगलियों में उलझी उसकी उंगलियां सुन्न होने लगी। वो सब फरामोश किए उसे महसूस करता हुआ सिर्फ उसे छूकर ही अपना मुंह जोर जज्बात को तस्कीन पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। कितनी ही देर वो यूं ही उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लिए अपनी मनमानियां करता रहा, फिर आंखें मूंदता हुआ उसके नाजुक से वजूद के ऊपर ही ढह गया। राबेल ने एक नजर अपनी गर्दन में छुपा हुआ उसका चेहरा देखा, फिर बेचैनी से उसका कंधा झंझोड़ा। उठो, क्या सोच रहे हो, उसामा ने बेबसी से आंखें मीची। उसकी जुबान को अभी भी चैन नहीं था। मुझे तंग मत करो बेला, अब 10 मिनट तक कुछ नहीं बोलना। उसकी गर्दन में चेहरा घुसाए घुसाए उसे तंबिया करता हुआ वो सख्त लहजे में बोला और गहरे सांस लेने लगा। उसकी वार्निंग पर वो लब भींच कर खामोश हो गई। कुछ देर वो यूं ही लेटा रहा। उसकी खामोशी पे एक पल के लिए जरा सा मुस्कुराया। आंखें मूंदे मूंदे उसने आहिस्ता से उसकी गर्दन को चूमा। सोच रहा हूँ अब बच्चा भी डाल ही दूं, वो उसी तरह आंखें मूंदे मूंदे भारी आवाज में बोला तो राबेल ने भीगी आंखों के साथ नाराजगी से उसे देखा। तुमने कहा था कुछ नहीं करोगे, तुमने कुछ किया है, हिचकियों के बीच बोलती हुई वो अचानक से बुरी तरह रोने लगी। उसामा ने आंखें खोलकर सरस से उसकी गर्दन से अपना सर उठाया और गहरी नजरों से उसका आंसुओं से भीगा चेहरा देखा, फिर उसके सर पर थप्पड़ मारता हुआ दोनों हाथ उसके अतराफ में जमाकर उसके चेहरे पे झुका। कपड़ों के ऊपर से नहीं होता, हाईमैन रीचर उसके माथे पे अपने माथे से दबाव डालता हुआ वो भारी सी आवाज में बोला तो उसकी बात पे वो एक पल के लिए अंदर तक लर्जी। आंसू मुंजमद हो गए। पलके मजीद सख्ती से मींचने की कोशिश की। उसामा ने एक नजर उसके सुर्खी होठों पे डाली, फिर उन पे रहम खाते हुए उसके फूले हुए गाल पे अपने दांत गाड़ दिए। कपड़े ला कर देता हूँ, बताओ कहाँ रखे हैं। उसकी आवाज पे वो सरस से आंखें खोलकर दोनों हाथों से अपने गाल साफ करती हुई उसे कपड़ों के बारे में बताने लगी। उसके ऊपर झुके झुके उसामा ने
एक नज़र उसका मासूम सा चेहरा देखकर फिर नरमी से उसकी आंखें चूमता हुआ उसकी घबराहट कम करने की कोशिश करने लगा। उसके लम्स से पुरसुकून होती हुई राबेल ने लाड से दोनों बाजू उसके गिर्द बांध लिए। वो 3 बजे के करीब कमरे में दाखिल हुआ तो वो हनूज जाग रही थी। मध्यम रोशनी में उसको ड्रेसिंग टेबल के नज़दीक खड़े चीज़ें समेटते हुए देखकर वो लेरेलब मुस्कुराया। मतलब बात नहीं करनी थी पर उसके आने से पहले सोना भी नहीं था। फ़ोन हाथ में थामे अपना फेसबुक अकाउंट खोलता हुआ वो साइड टेबल तक आया। फोटोग्राफर की भेजी गई निकाह की तस्वीरों में से अपनी, राबेल और उसामा की एक तस्वीर कैप्शन के साथ पब्लिक पे पोस्ट करते हुए उसने गहरी सांस खारिज की। फिर फ़ोन बंद करके साइड टेबल पे रखा और चेहरा मोड़कर उसको देखा। पिछले 1 हफ्ते में उस सारी परेशानी में उसे ठीक से मनाने का मौका ही नहीं मिला था। उसके पुष्प पे निगाहें टिकाए टिकाए वो भारी कदम उठाता हुआ उसके नज़दीक आया। असफत के साथ बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला था। हुरिया ने काम समेटते हुए दराज बंद की। अब वो आ गया था, अब लेट सकती थी। आदतें इतनी बिगाड़ दी थी कि उसकी गैर मौजूदगी में अजीब सी बेचैनी होने लगती थी खाली कमरे में। उससे पहले कि वो पलटकर बेड की जानिब बढ़ती, उसकी पुश्त अपने सीने के साथ लगाते हुए मुस्तजाब ने दोनों बाजू मजबूती से उसके गिर्द बांधे और उसके कंधे पे अपने लब रख दिए। बहुत हसीन लग रही थी आज। उसके कंधों को चूमता हुआ वो भूचल सी सरगोशी में भूला था। फिर अपने लब वहां से सरकाता हुआ उसकी गर्दन तक लाया और नरमी से उसकी स्किन को सक करने लगा। कुछ देर वो यूं ही आंखें मूंदे उसकी गर्दन को चूमता रहा। फिर उसके नर्म वजूद को अपने बाजुओं में महसूस करते उसे खुद में भींचकर उसके गाल के साथ अपना गाल रगड़ा। तुम तो हमेशा ही हसीन लगती हो, तुम्हारी क्या तारीफ करूं, बेबसी से बोलता हुआ वो धीरे से हंसा था। हुरिया ने बिल्कुल लाशऊरी तौर पे उसके बालों को सहलाने के लिए अपने हाथ अपनी गर्दन पे धरे हुए उसके सर की जानिब बढ़ाया। फिर याद आया कि झगड़ा है तो सरस से उसे वापस पीछे खींच लिया। मुस्तजाब ने उसके पहलू में गिरता हुआ उसका हाथ थामा और उसे अपने चेहरे तक लाते हुए आंखें मूंद कर उसके पुष्प पे अपने लब रखे। उसका हाथ आजाद करते हुए उसने फिर से उसका हाथ आजाद करते हुए उसने फिर से उसको अपने दोनों बाजुओं में भींचा और उसके कान की लौ दांतों में दबाता हुआ उसे सक करने लगा। उसके जानलेवा रूह के अंदर तक उतरते हुए लम्स पे कसमसाती हुई हुरिया ने उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए हल्की सी मुज़ाहिमत की तो उसने मज़ीद सख्ती से उसे खुद में भींच लिया। नींद आ जाती मेरे बातों पे सर रख के बगैर, वो उसके कान में बोझल गंभीर आवाज़ में बोला था। उसकी बात पे हुरिया का दिल एक पल के लिए थमा, आंखें आंसुओं से भरने लगी। खुद ही आदतें बिगाड़ी थी उस शख्स ने उसकी, चाहे खुद को जितना भी लाताल्लुक जाहिर करती, पिछले पूरे हफ्ते में एक रात भी एक पल के लिए भी सुकून से सो नहीं पाई थी। एक तो नई जगह, ऊपर से उससे कायम करदा फासला। उसने जरा सा चेहरा तिरछा करते हुए भीगी आंखों से उसको देखा। उसके गाल पे हाथ जमाते हुए मुस्तजाब ने झुककर उसकी आंखें चूमी। सॉरी, बेबसी से बोलते हुए उसने आंखें मीचकर सख्ती से उसे खुद में भींचा तो उसका चेहरा खुद ब खुद भीगने लगा। जो कुछ उसने अपनी बहन के लिए किया था, दिल में एकदम से उसकी इज्जत मजीद बढ़ गई थी। फिर उसके रोज वाले अल्फाज याद है तो हिचकियां बनने लगी। नहीं, बेचैनी से बोलती हुई हिचकियों के साथ रोती उसके बाजू अपने गिरफ्त से हटाने की कोशिश करने लगी। तुमने वादा किया था, माफ कर दोगी। अपने गिरफ्त मजबूत सब करता हुआ वो थकान भरे अंदाज में उसके कान में बोला, आपने भी वादा किया था कि आइंदा मेरे साथ ऐसी बात नहीं करेंगे। वो रात याद करते उसने हिचकियों के बीच उसे गुस्से का वादा याद दिलाया। गुस्से में मुंह से बकवास निकल जाती है यार, माफी भी तो मांग रहा हूँ तब से। वो बेबसी से बोला था, नहीं ये कोई तरीका नहीं है, हर बार सब कुछ माफी मांगने से ठीक नहीं हो जाता। उस रोज कहा कि मुझे किसी गैर मर्द से अपनी तारीफें सुनने की ख्वाहिश है, अब माफी मांगने आ गए हैं। अगली बार कहेंगे कि किसी के साथ सोकर आई हो, फिर उसके बाद माफी मांग। उसके अल्फाज से लब भींचते मुस्तजाब ने सख्ती से उसके होठों पे अपना हाथ जमाया। आंखों में एक पल में सुर्खी उतरी थी। अगर मुकाबिल हुरिया मुस्तजाब की बजाय कोई और होता तो उसका मुंह तोड़ चुका होता अब तक, पर यही तो मसला था कि उसे कुछ कह नहीं सकता था। उसकी हिचकियां सुनते हुए उसने बेबसी से उसके नाजुक से कंधे पे अपने लब रखते हुए उससे पुरसुकून करने की कोशिश की। उसके होंठों पे जमा उसका हाथ उसके आंसुओं से भीगने लगा था। बेबसी से अपना हाथ हटाते हुए उसने उसका रुख पलटा और उसे अपने सीने में भींच लिया। बस मजबूती से उसे अपने हिसार में लिए वो अपना गुस्सा जब्त करता और नरमी से उसका सर थपकने लगा। उसकी मखसूस खुशबू और लम्स महसूस करती हुई हुरिया ने सख्ती से अपने बाजू उसकी पुष्प पे बांध लिए। आंसू उसी तवातुर से बह रहे थे। तुम जानती हो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। उसके लंबे बालों में अपनी उंगलियां फेरता वो बेबस लहजे में उसके कान में बोला। उसके आंसू हमेशा की तरह बर्दाश्त से बाहर थे। पता नहीं क्यों हर बार गलती करने के बाद ही
احساس ہوتا تھا مجھے آپ کی زبان سے ایسا کچھ نہیں سننا تھا۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے چھپائے وہ نفی میں سر ہلاتی، ہچکیوں کے بیچ بولتی، صدمے سے بےحال تھی۔ اس کی ہچکیاں سن کر اپنی سوکھ پڑتی آنکھوں سے سامنے دیکھتا وہ پھر سے اس کا دھڑ تھپکنے لگا۔ میں زبان کٹوا دیتا ہوں تاکہ آئندہ ایسا کچھ بولوں ہی نہ جس سے تم ہرٹ ہو۔ اس کا سر چومتا ہوا وہ بھاری آواز میں بولا تو وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ مستجاب نے سختی سے آنکھیں میچی، ایک یہیں آ کر بالکل بے بس ہو جاتا تھا وہ۔ اسے اپنے احسار میں لیے وہ صوفے تک آیا اور تھکان بھرے انداز میں بیٹھتے ہوئے اسے اپنے اوپر کھینچا۔ اس کی ٹانگوں پہ بیٹھتے ہی وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پھر سے اس سے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگی تو مستجاب نے سختی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے لبوں سے لگایا، پھر دونوں بازو مضبوطی سے اس کے گرد باندھتا ہوا اسے نرمی سے تھپکنے لگا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں پتہ ہے مرد اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہوا سے بھی بیر کرتا ہے، اور میں نے اسے جیتے جاگتے انسان کی غلیظ نگاہیں تمہارے وجود پہ برداشت کی ہیں۔ تم نہیں سمجھو گی، تم کبھی ہی نہیں سمجھ سکتی کہ میں نے اس پل کیا محسوس کیا تھا۔ اس کی بھاری زخمی آواز پہ وہ تھک کر اس کے کندھے پر سر گراتی ہوئی دھیرے دھیرے سسکنے لگی۔ تو مجھے کیوں ایسے بولا؟ میں صرف آپ کے لیے، آپ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں۔ اس کے بھیگے لہجے پہ مستجاب نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اپنے مقابل کیا اور نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چوما۔ جانتا ہوں میں نے کب انکار کیا؟ اس کے گال سہلاتا ہوا وہ اس کا احسان تسلیم کرتا جب سے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چومنے لگا۔ مجھے امی اور اسیر بہت یاد آتی ہے، آپ نے مجھے ان سب سے دور کیا ہے۔ وہ اسی طرح سسکتی ہوئی بولی تو سرخی مائل آنکھوں سے اس کو دیکھتے مستجاب نے اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھے اور نرمی سے اس کا گال سہلایا۔ ان کو یہاں لے آؤ، بس رو مت۔ وہ اس کو پیار سے بہلاتا ہوا بولا تو اس کی بات پہ وہ ایک دم خاموش ہو گئے۔ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے حور، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ جیسا انسان کبھی کسی سے اتنی شدید اور اس طرح کی محبت کر سکتا ہے۔ اس کا ماتھا چومتا ہوا اور جب سے بولا تھا اس کے الفاظ پہ وہ کچھ پل ایک ٹک اس کو دیکھتی رہی۔ تم اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ محبت مجھ سے کی ہے تو مطلب مجھ میں ایسی کوئی بات تھی کہ مجھ سے محبت کی جائے؟ پھر تو کوئی بھی مجھ سے ایسی محبت کر لیتا۔ اس کی بات پہ وہ پھر سے بے ساختہ آنکھیں میچ کر ہنسا۔ کیوں کسی کی جان کی دشمن بن رہی ہو؟ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے وہ بھاری لہجے میں بولتا ہوا اس کا ایک ایک نش دل میں اتارنے لگا۔ اس کے سامنے بیٹھ کر ایسی باتیں کرنے کی جرات میں بس وہی کر سکتی تھی۔ کبھی سوچا ہے میں نہ ہوتا تو اتنے نخرے کون اٹھاتا تمہارے؟ نرمی سے اس کا جبڑا تو بوجھتا ہوا وہ ایک ٹک اس کو دیکھتا، اس کے چہرے پہ گرم وہ سانسیں چھوڑنے لگا۔ بہت آدمی ہے دنیا میں، کوئی بھی اٹھا لیتا خوشی خوشی، اور خوش قسمت سمجھتا خود کو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ جتاتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ وہ کچھ پل یوں اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے کان پہ جھکا۔ مطلب تم میرے ساتھ میرے ہاتھوں کسی غریب کا قتل کروا کر ہی چھوڑو گی؟ بھاری آواز میں بولتا ہوا وہ اس کے جبڑے پہ اپنے گرفت بڑھاتا اس کے کان کی لو کو اپنی زبان سے چھونے لگا تو وہ ایک دم مچل اٹھی۔ وہ سختی سے اسے اپنے دانتوں تلے دباتا ہوا شدت بھرے انداز میں چومنے لگا۔ اسی وقت تھپڑ مار دینا، اگلی بار اگر ایسی بات کروں تو منہ توڑ دینا، بات وہیں کی وہیں ختم کر دینا۔ اس کے نرم و ملائم گداز وجود کو اپنے سینے میں بھینچتا ہوا وہ بھاری گمبھیر آواز میں بولا اور کسمسا کر اپنا چہرہ اس کی گردن میں گھسانے لگا۔ حوریہ نے ایک دم صدمے سے اسے دیکھا۔ اگلی بار اس سے دور ہو کر شوقی سی کیفیت میں اس کو دیکھتی وہ باوقت بولی تھی۔ مستجاب نے ایک دم زبان دانتوں تلے دبائی اور پھر اسے مضبوطی سے اپنے ساتھ لگایا۔ غلطی سے زبان سے نکل گیا، بس اب دوستی ہو گئی ہے۔ وہ اس کو تپکتا ہوا بولا تو حوریہ نے ایک نظر خفگی سے اس کو دیکھا، پھر آنکھیں موند کر اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ دیے۔ اپنی گردن پہ اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے مستجاب نے سکون بھری گہری سانس خارج کی۔ اس پر خلاف توقع آسانی سے مان گئی تھی، اسے امید نہیں تھی۔ او بہن، تیری شادی ہو گئی ہے، تو جا اپنے شوہر کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ ہر وقت میرے ہی پیچھے کیوں پڑی رہتی ہے؟ اسیر نے جھنجھلا کر صبغہ کو پرے دھکیلا جو آدمی سے زیادہ اس کے اوپر گری ہوئی تھی۔ 4:30 بج رہے تھے۔ بڑے سے دائرے کی صورت میں آگ کے گرد بیٹھے ہوئے وہ سب کھانا کھانے، گانے اور ایک دوسرے کے ساتھ اوٹ پٹانگ باتوں میں مشغول تھے۔ اس کے یوں دھکیلنے پر صبغہ کے گلاسز اس کی آنکھوں سے پھسلتے ہوئے اس کی تھوڑی تک جا پہنچے۔ اپنے گلاسز ٹھیک کرتے ہوئے اس نے غصے سے اس کو دیکھا۔ نہیں رکھتا وہ مجھے، کہتا ہے اپنے فرینڈز کے پاس جاؤ، کیا کروں؟ اس کے سر کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاؤں یا اس کے پیٹ کے اندر گھس جاؤں؟ کیا کروں؟ ایلفی سے چپکا لوں خود کو اس کے ساتھ؟ وہ چڑھ کر بولی تو اسود کے لیے اس کی زبان سے اس کا لفظ سنتی ہی وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر اونچا اونچا ہنسنے لگی، پھر زبردستی اسے کھینچتے ہوئے دوبارہ سے پہلی والی پوزیشن میں اس کے پشت اپنے ساتھ لگائی اور دونوں بازو اس کے گرد باندھ لیے۔ کل ان تینوں کا یونیورسٹی کا پہلا دن تھا، پر مستجاب نے کہا تھا کہ کل وہ نہیں جائیں گی اور وہ خود ڈین سے بات کر لے گا۔ صبغہ اور عابل نے حسب توقع سب کی خواہش کے آگے سر جھکاتے ہوئے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں ایڈمیشن لیا تھا، جبکہ اس نے ہمیشہ کی طرح فساد کھڑا کر کے اپنی مرضی سے فیشن ڈیزائننگ میں سوچ وہ اسے بری طرح جھنجھوڑتی بولی تو اس کے اوپر نیم دراز صبغہ سامنے سے دھیان ہٹاتی اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ان لچوں کی تو شادی ہو گئی، یہ تو اب کسی کے ہاں
نہیں آنے والے۔ وہ رابل اور اسامہ کی جانب اشارہ کرتی ہوئی اپنی طے عقلمندانہ انداز میں بولی تو سبقہ نے ایک نظر ان دونوں پہ ڈالی۔ آنکھ کے سامنے بیٹھے اسامہ نے اپنے دونوں بازو مضبوطی سے اس کے گرد باندھ رکھے تھے، جو اس کے سینے کے ساتھ پش لگائے گردن تک بلینکٹ کھینچے اس کے بازو پہ ہی سر گرائے سو چکی تھی۔ وہ اس کی یوں نیند سے بے حال ہونے کے باوجود بھی اسے خود سے جدا کرنے پہ تیار نہ تھا۔ پیچھے کون بچا، تو اور میں؟ اسیر باری باری اپنی شہادت کی انگلی اس پہ اور خود پہ رکھتے ہوئی بولی تو سبغہ نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اب بیٹا جب ہم واپس جائیں گے تو سب ہمیں پیٹیں گے مل کر ہم دونوں کو۔ اس کی بات پہ چہرہ موڑتے ہوئی سبغہ نے تڑپ کر اس کو دیکھا تھا۔ کیوں بھائی، ہم نے تھوڑی کروائی ہے، وہ بھی دک کر بولی تو اس کی دیکھتے ہوئی اسیر نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں پر تصویریں تو ہم نے بھی کھنچوائی تھی نا تیار ہو کر۔ اس نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی تو وہ ایک دم پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ خیر خلا میں وہ منظر بھی تصور کر لیا جب نور افزا بیگم کی خبر ملنے کے بعد چانٹوں سے اس کی تواضع کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے بے ساختہ جھرجھری لی۔ آج تو اسود نے انہیں فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ سب یہیں رکیں گے، پر کل تو واپس جانا ہی تھا، پھر کیا ہوتا سوچ۔ اسیر نے پہلے سے بھی زیادہ بری طرح اس کو جھنجھوڑا تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی، جو مستقبل کا خوفناک منظر کھینچتی ہوئی اسے ہارٹ اٹیک کروانے پر تلی تھی۔ جنہوں نے کروائی ہے وہ خود تو یہاں ہے، وہ دور اندیشی سے اسے سمجھانے کے انداز میں بولی تو صدمے کے مارے صدا کی نازک مزاج شذا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ اس کمینی کو یہ بچا لے گا، وہ اسامہ اور رابل کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ ان دونوں کے تو مزے ہو گئے، یہ تو پہلے ہی کسی کے قابو نہیں آتے تھے، اب تو بالکل ہی ہاتھ سے گئے، پیچھے بچے تو اور میں، ہمیں تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے بھائی، جان سے مار کر وہیں پہ کپڑے بنائیں گے ہم دونوں کی، تیری اور میری۔ وہ تشویشناک لہجے میں بولی تو اس کی اس خوفناک منظر کشی پہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھتی ہوئی سبغہ باقاعدہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ وہ ہے نا تمہارے بھائی، روتے روتے دل میں ایک موہوم سی امید جاگی۔ اس کو دیکھتے ہوئے اسیر نے اس کی بیوقوفی پہ تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ پاگل ہے، ان کے سامنے تھوڑی ماریں گے، ان کے جانے کے بعد ماریں گے جب اسامہ بھی گھر پہ نہیں ہوگا، وہ عقل مندی سے بولی تو سبغہ آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتی ہوئی اس کی جانب دیکھنے لگی، ذہن میں باری باری عالم شاہ گردیزی۔ نور افزا اور ابتسام کے چہرے لہرائے۔ کہہ تو ٹھیک ہی رہی تھی، پتہ نہیں یہ خبر سننے کے بعد ان کی غصے سے کیا حالت ہوتی، ایسے کیسے مار سکتے ہیں، سب کو کیا جواب دیں گے؟ وہ ہچکیوں کے بیچ آس بھرے لہجے میں بولی تو اسیر اپنا سر پیٹ لیا۔ پاگل ہے کیا، سب کو یہ تھوڑی بتائیں گے کہ وہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، کہہ دیں گے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ سوچ، تجھے تو پہلے ہی سب بیمار اور پاگل سمجھتے ہیں، جو بھی جانتے ہیں۔ وہ سمجھداری سے بولی تو سبغہ نے ناراضگی سے اس کو دیکھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر اسیر نے تسلی دینے کے انداز میں اس سے پیار سے اس کو پچکارا تو تیرا تو سب کو بول دیں گے کہ تجھے کوئی بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری ہو گئی تھی جس سے تو چل بسی، باقی بچی میں تو میرا تو کسی کو بتائیں گے ہی نہیں، بس چپکے سے دفنا دیں گے اور سب کو کہیں گے کہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی، مجھے تو ویسے بھی ایسا مشہور کر رکھا ہے سب میں۔ وہ افسوس سے سر ہلاتی ہوئی غمگین چہرے کے ساتھ بولی تو اس کی اس قدر دل دلانے والی باتوں پہ سبغہ غصے سے اس کو پیٹنے لگی۔ ایک دم نور افزا اور باقی سب کا ریئیکشن سوچ کر خوف آنے لگا تھا۔ سوچے دونوں لچے فل مزے کر رہے ہوں گے اور ہماری بدروہیں حویلی میں گھوم رہی ہوں گی۔ وہ بے تحاشا ہنستی ہوئی خود کو اس سے بچانے کی کوشش کرنے لگی تو اس کی بات پہ سبغہ بھی بے ساختہ روتی روتی ہنس دی۔ میں تو بدرو بن کر سب کا جینا حرام کروں گی، عذاب بنا کر رکھ دوں گی سب کی زندگی انشاءاللہ، اگر تجھے اتنی بھری جوانی میں مارا۔ اس کو اپنے ارادوں سے آگاہ کرتی ہوئی اسیر نے ایک نظر ترچھی نگاہوں سے اس کو دیکھا، جو پھر سے اس کے ساتھ ٹیک لگاتی اپنا وزن اس پہ ڈالتی ہوئی سامنے سب کو دیکھنے لگی تھی۔ اور تو بدرو بن کر بھی ہر وقت بس روتی رہے گی یا پھر کچھ نہ کچھ سوچتی رہے گی؟ وہ زور زور سے ہنستی باوقت بولی تو سبغہ نے ایک نظر خفگی سے اس کو دیکھا، پھر خود بھی اس کے ساتھ ہی ہنسنے لگی۔ دور کہیں سے فجر کی اذانوں کی آواز آنے لگی تھی۔ اب ان سب کے سونے کا وقت ہو گیا تھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ اپنی نیند سے بھاری آنکھیں کھولتے ہوئے ابتسام نے وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اوندھے منہ پڑا رہا، پھر کسل مندی سے اٹھتا ہوا بیٹھ کے آن سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا اپنا فون اٹھا کر دیکھنے لگا۔ مستجاب کی چند گھنٹے کی پہلے کی پوسٹ کی گئی تصویر دیکھ کر اس کا دماغ بالکل بند ہو گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھتا ہوا وہ خالی نظروں سے اپنے فون کی اسکرین پر چمکتی ہوئی تصویر کو دیکھنے لگا۔ چہرے پہ جالی دار گھونگھٹ گرا ہے۔ مستجاب اور اسامہ کے درمیان میں بیٹھی ہنستی مسکراتی شرماتی ہوئی رابل، اس کو لگا حویلی کی چھت اس کے سر پہ آن گری ہے۔
वो फ़ोन से निगाह हटाता हुआ कितनी देर सुन दिमाग के साथ सामने मौजूद दीवार को घूरता रहा। अगले ही पल उसका चेहरा तैश से सुर्ख पड़ने लगा। वो उसकी मंगेतर थी। उसके दोस्तों और खानदान वालों समेत पूरे शहर को ये बात मालूम थी और तस्वीर में उसके ही छोटे भाई की दुल्हन बनी उसके पहलू में बैठी थी। ऐसा कैसे हो सकता था? उसी तैश के आलम में बेड से उठता हुआ वो बाहर की जानिब बढ़ा। अगले 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी हवेली में कोहराम मच गया था। नूर अफ़ज़ा अपना माथा पीटती बुरी तरह रोती मुसलसल अपनी औलाद को कोसने में मसरूफ़ थी, जिन्होंने उनके बकौल उन्हें कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। परेशान सी फ़िरोज़ा हुरिया को कॉल करने के साथ साथ बीन करती हुई नूर अफ़ज़ा को खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी। आलम शाह गर्देज़ी ढलके हुए कंधों के साथ ढीले से अंदाज में सोफे पे बैठे थे। ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने खुद को इतना शिकस्त खुर्दा महसूस किया था। शाहनवाज साहब मुसलसल मुस्तजाब को फ़ोन कर रहे थे। दूसरी जानिब बेल जा रही थी पर कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। शायद वो उनकी इज्जत खाक में मिलाने के बाद अब सुकून से सो रहा था। हुरिया ने मंदी मंदी आंखों से खोलते हुए वक्त का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। भारी पर्दों की ओट से बाहर फैलती मलगजी सी रोशनी का अंदाज़ा हो रहा था। उसने एक निगाह हमेशा की तरह उसे अपने हिसार में लिए बेसुध से सोए हुए मुस्तजाब पे डाली, फिर आंखें मूंदते हुए अपनी गर्दन में हाइल उसके बाजू पे अपने लब रख दिए। कुछ देर वो यूं ही लेटी रही, फिर उसके बाजू से सर उठाती हुई कहनी के बल ज़रा सा उठकर उसका चेहरा देखने लगी। 1 हफ्ते के बाद बेसुकूनी कहीं दूर जा सोई थी। उसके गाल पे हाथ जमाते हुए उसने झुककर बारी बारी उसकी दोनों आंखों पे अपने लब रखे, फिर पलकें चिपकाए बिना उसके ठीके नकुश वाले संजीदा चेहरा देखती हुई नरमी से अपने अंगूठे से उसका गाल सहलाने लगी। उसने फिर से झुककर उसके होंठों पे लब रखे तो मुस्तजाब ने एक पल के लिए नींद से बोझल आंखें वाक करके उसको देखा, फिर दोबारा से नींद में गर्क हो गया। वो आहिस्ता से उसके पास से उठते हुए बाहर किचन की जानिब बढ़ गई। जिस वक्त वो उसकी चाय बनाकर वापस आए वो उसी तरह बेसुध सा सो रहा था। चाय साइड टेबल पर रखते ही वो उसके नज़दीक बैठी और उसके गाल पे हाथ रखते हुए आहिस्ता से उसे थपथपाया। उठें। वो आंखें खुले बगैर कसलमंदी से करवट लेता हुआ उसकी गोद में चेहरा छुपाकर फिर से सोने की कोशिश करने लगा। हुरिया ने घड़ी देखी, 8 बज रहे थे। उठें, चाय ठंडी हो जाएगी। अब की बार उसने आहिस्ता से उसे झंझोड़ा। वो बेधक आंखें खोलता हुआ बेड ग्राउंड से टेक लगाकर नींदराज हो गया। हुरिया ने साइड टेबल से चाय का कप उठाते हुए उसकी जानिब बढ़ाया तो अपनी नींद से बोझल निगाहें उसके चेहरे पे टिकाए टिकाए उसने एक हाथ से चाय का कप और दूसरे हाथ से उसका नरमो नाजुक हाथ मजबूती से अपने हाथ में थाम लिया। पिछले 1 हफ्ते का हिसाब दो, जो तुमने मुझे खुद से दूर रखकर मुझ पे जुल्म किया। उसका हाथ अपने गाल के साथ रगड़ता हुआ वो फिर से आंखें मूंदता भारी आवाज में बोला था। वो बेसाख्ता मुस्कुराए, फिर फौरन से अपनी मुस्कुराहट जब्त की। मैं आपको जवाब दी नहीं हूँ। अपना हाथ उसकी गिरफ्त से खींचती हुई वो जताती हुई आवाज़ में बोली थी। वो चाय का घूंट भरता हुआ उसको देखकर तासुब से नफ़ी में सर हिलाने लगा। जहन्नुम में जाएंगी ऐसी बीवियाँ, उसको पावर करवाता हुआ वो शिद्दत से उसके गाल पे लब रखता साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाकर देखने लगा। उसकी बात पे वो बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं आज लेट जाऊँगा दोपहर तक। नोटिफिकेशंस चेक करते हुए उसने मसरूफ़ से अंदाज में हुरिया को आगाह किया तो वो ताजुब से उसे देखने लगी। फेसबुक पे पोस्ट की गई तस्वीर पे बेशुमार कमेंट्स की नोटिफिकेशंस देखता हुआ वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और एक नोटिफिकेशन पे क्लिक किया। अगले ही पल फेसबुक ऐप उससे दोबारा से अकाउंट लॉगिन करने के लिए पासवर्ड मांगने लगी। उसके लबों पे मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने अपना पुराना पासवर्ड एंटर किया तो वहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड के अल्फाज जगमगाने लगे। अगले ही पल बेसाख्ता फ़ोन वाला हाथ पहलू में गिराता हुआ वो आंखें मीचकर बाआवाज़ बुलंद हंसने लगा। हुरिया ने हैरानगी से उसको देखा जो पागलों की तरह कहके लगाता हुआ बेतहाशा हंस रहा था। क्या बच्चों जैसी हरकतें करते हैं यार। हंस हंस कर उसकी आंखों में पानी आने लगा था। क्या हुआ? उसके बाजू पे हाथ रखती हुई हुरिया ने बेचैनी से पूछा तो यूं ही पागलों की तरह हंसते हुए उसने कप साइड टेबल पे रख दिया। निकाह की तस्वीर पोस्ट की थी फेसबुक पे। अकाउंट हैक कर लिया है तुम्हारे इब्तिसाम भाई की टीम ने। वो तुम्हारे पे जोर देता हुआ कहकों के बीच पापक बोला तो उस लफ्ज़ पे हुरिया ने एक पल के लिए खुफगी से उसको देखा। अगले ही पल उसके बाकी के अल्फाज पे गौर करती हुई एकदम दोनों हाथ होंठों पे जमाती हुई सदमे से उसे देखने लगी जो पूरी ढिठाई से हंस रहा था। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसी कोई हरकत करेगा। उसका तो ख्याल था कि निकाह के बाद वो हवेली जाकर तसल्ली से सबसे उस बारे में बात करेगा। उसके सदमे भरे तासुरात पे वो मज़ीद शिद्दत से हंसने लगा। 12 बजे जगा देना। फ़ोन साइड पे उछालकर ज़ोर से उसके गाल खींचता हुआ वो तकिया अपने चेहरे पे रखता फिर से सोने की कोशिश करने लगा। उसकी इस दर्जा ढिठाई पे हुरिया ने घबराकर दूसरी साइड टेबल पे पड़ा हुआ अपना फ़ोन देखा जिससे उसने सोने से पहले साइलेंट पे किया था और सरहद से खड़ी होती हुई उस तक आई। इब्तिसाम के सिवा हवेली में मौजूद बाकी तकरीबन सभी लोगों की लातादाद कॉल्स थी। तमाम कॉल्स यकीनन वो तस्वीर देखने के बाद की गई थी। फ़ोन हाथ में थामे वो परेशान चेहरे के साथ सख्ते में चली गई।
ऑफ कर दो। औंधे मुंह बेड के वसत में पड़े तकिए में चेहरा घुसाए घुसाए उसने ढिठाई से उसे मुफ्त मशवरे से नवाजा तो हुरिया ने भराई आंखों के साथ गुस्से से उसे देखा और फिर फोन वापस रख दी, सर थाम कर वहीं बैठ गई। जहन में बार बार हवेली के मकीनों के चेहरे लहराने लगे जिनकी पता नहीं उस वक्त क्या हालत थी। उसकी मुसलसल खामोशी पे मुस्तजाब ने तकिए से चेहरा निकाल कर उसको देखा। आओ सोते हैं। लेटे लेटे दोनों बाजू हुआ करते हुए वो लाड भरे अंदाज में बोला तो हुरिया ने सदमे से उस ढीठ शख्स को देखा। वो फिर से अपने कारनामों पे पागलों की तरह हंसने लगा। वो उसके ऊपर झुकी और अपने दांत उसके गाल पे गाड़ दिए। सरअस से उसका जबड़ा अपने हाथ में थामते हुए मुस्तजाब ने उसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। 2 सेकंड में ये सारे दांत निकाल कर बाहर रख दूंगा। उसकी भीगी आंखों में देखता हुआ वो वार्निंग दिए के अंदाज में बोला था। हुरिया ने भी बसी से उसके सीने पे मुक्का जड़ा और उसके बाजू पे सर गिराकर परेशानी से आंसू बहाने लगी। उसको मजबूती से खुद में भींचते हुए मुस्तजाब ने फिर से आंखें मूंद ली। शौहर पे हाथ नहीं चलाते गुनाह मिलता है। अपने सीने पे धरा उसका हाथ थामकर चूमता हुआ वो तसल्ली देने के से अंदाज में उसको थपकने लगा। बदतमीज उसके सीने में चेहरा घुसाती हुई वो रोंदे हुए लहजे में हल्की आवाज में बड़बड़ाई थी। क्या? उसकी आंखें खोलते हुए जरा सा उठर उठाकर उसकी जानिब देखा और सवालिया अंदाज में पूछा। कुछ नहीं। उसके सीने में चेहरा घुसाए घुसाए वो गुस्से से बोली तो वो जेरे लब मुस्कुराता हुआ फिर से आंखें मूंद कर उसको थपकने लगा। मुस्तजाब की बात सुनकर असफत के सिवा नाश्ते की टेबल पर मौजूद बाकी तकरीबन सभी लोग सकते में चले गए थे। उसामा और राबेल ने बेक वक्त एक दूसरे को देखा। सबा और असीर ने फटी फटी निगाहों से एक दूसरे की जानिब देखा और फिर राबेल को देखने लगी। भला ऐसे कैसे मुमकिन था कि राबेल उन सबसे दूर यहाँ रहती? वो तो हमेशा से एक साथ रही थी, अब वो उसके बगैर कैसे रह पाती? असफत मुस्तजाब की ही तरह मुतमईन से अंदाज में नाश्ता कर रहा था। उसे यकीनन निका के फैसले की तरह ये भी पहले से ही मालूम था। हुरिया एक पल के लिए ठटकी, फिर संभल कर असील की प्लेट में नाश्ते की लवाजमात निकालती हुई जबरदस्ती उसको खाने की जाने मुतवज्जा करने लगी। नाश्ते से फारिग होते हुए असफत और मुस्तजाब लिविंग रूम की जाने बढ़ गए तो होश में लौटता हुआ उसामा भी सरस से खड़ा होकर उनके पीछे भागा। तुम जब चाहो उससे मिलने आ सकते हो, अपने साथ बाहर भी ले जा सकते हो, हवेली के अलावा कहीं भी, पर उस सब के बाद मैं उसको वहाँ किसी सूरत नहीं भेज सकता, वो भी इस वक्त जब मैं खुद वहाँ मौजूद नहीं हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो सब पे किस हद तक दबाव डाल सकते हैं, ये किसी भी तरह मुनासिब नहीं होगा। उसके मुसलसल इसरार पर मुस्तजाब संजीदा लहजे में बोला था। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए उसामा भी खामोश हो गया। कहते वो ठीक ही रहा था। वो उन सबको उससे ज़्यादा अच्छी तरह जानता था, ख़ास तौर पे अपने माँ बाप को। अगर सिबगा और असीर वहाँ मौजूद ना होती तो वो तो उसे भी उस सब के बाद कभी वहाँ जाने का मशवरा ना देता, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि वो उस पर भी कितना दबाव डालेंगे। वो खुद उस सब से गुजर चुका था और उनके औछे हथखंडे देख चुका था। तुम जाओ, सिबगा और असीर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है वहाँ। मैं वीकेंड पे आऊँगा, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। इम्तिहान है तुम्हारा भी, बस ये बात याद रखना कि मेरी बहन के लिए लड़कों की कमी नहीं है। वो उसका कंधा थपकता हुआ आखिर में जताते हुए दो टोक अंदाज में बोला तो उसामा बस उसकी शक्ल देखकर रह गया। दीवार से टेक लगाकर खड़े हुए उसामा ने एक नज़र उसका चेहरा देखा। उसके सीने से लगी वो पिछले आधे घंटे से रो रही थी। सामने बैठी हुई सिबगा और असीर के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एकदम से उसके सीने से चेहरा उठाती वो दोनों मुट्ठियों में उसका गिरेबान दबोचकर जोर जोर से उसको झंझोड़ने लगी। ऑफिस में अगर कोई लड़की ज़बरदस्ती तुमसे फालतू की बातें करने की कोशिश करेगी तो तुम क्या करोगे? उस अचानक से टूट पड़ने वाली इफ्तिताहत पर बुरी तरह लड़खड़ाता उसामा मुंह खोले उसकी शक्ल तकने लगा। पता नहीं उसके अंदर एकदम कौन सी चुड़ैल आ गई थी। असीर और सिबगा भी तहीर से उसे देखने लगी। मतलब पिछले आधे घंटे से वो उनसे जुदा होने के गम में नहीं, बल्कि इस सदमे से रो रही थी कि वो ऑफिस जाकर लड़कियों के साथ बात करेगा। तुम सोच क्यों रहे हो? इसमें सोचने वाली क्या बात है? बताओ मुझे, तुम क्या करोगे? उसकी खामोशी पे वो फिर से उसे बुरी तरह झंझोड़ती हुई मज़ीद गुस्से से बोली तो उसामा ने होश में लौटते हुए मजबूती से दोनों हाथों में उसकी चूड़ियों से भरी हुई कलाई थाम ली। बिला मेरी जान, मैं उसे कहूँगा कि मैं कमिटेड हूँ। उसकी दोनों कलाइयाँ एक हाथ में थामकर वो दूसरे हाथ से उसके बाल ठीक करता प्यार से उसको बहलाता हुआ मोहतात अल्फाज में बोला था। उसकी बात पर राबेल ने एक पल के लिए बेयकीनी से उसे देखा और फिर झटके से खुद को उससे छुड़वाते हुए सिबगा की जाने बढ़ी। देखा, मुझे पहले ही पता था कि कभी बाज नहीं आएगा। मुझे पता था कि ये ऑफिस जाकर लड़कियों के साथ बातें करेगा। उसके गले लगती वो हिचकियों के साथ जोरों शोर से रोने लगी तो उसको थपकती हुई सिबगा ने एक नज़र मलामती अंदाज में उसामा की जानिब देखा और फिर उसे खामोश करवाने लगी। तुम क्यों दोगे किसी गैर लड़की की बात का जवाब? तुम्हें बोलना चाहिए था, तुम उससे जवाब ही नहीं दोगे। तुमने ये क्यों नहीं बोला? क्योंकि तुम्हें लड़कियों से बातें करने का बहुत शौक है।
वहीं बैठी बैठी वो उससे झगड़ती हुई बोली और फिर खड़ी होकर तेजी से दोबारा उसकी जानिब बढ़ी। उससे पहले कि वो फिर से उस पे हमला करती, उसामा ने सरस से उसकी दोनों कलाइयां थाम ली। मुझे बताओ, अगर कोई लड़की तुम्हें आते जाते बिला वजह में इस्माइल देगी तो तुम क्या करोगे? खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश करती वो बुरी तरह मचलने लगी। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इग्नोर करूंगा उसे। अब की बार वो अच्छी तरह सोच समझ कर बोला था। उसका जवाब सुनकर वो मजीद शिद्दत से रोती हुई असीर की जानिब मुड़ी, जो हक तक उसको देख रही थी। देखा, मुझे पता था ये ऐसा ही करेगा, क्योंकि ये है ही ऐसा। ये कभी किसी लड़की को मना नहीं करेगा, क्योंकि इसको मजा आता है लड़कियों से सिग्नल्स लेने में। ये क्यों किसी लड़की को कुछ कहेगा? असीर ने कुछ ना समझते हुए फौरन उसे तायद में सर हिला दिया। छोड़ो मुझे, कोई गैर लड़की तुम्हें फालतू में स्माइल देगी तो तुम उसे कुछ भी नहीं कहोगे, उसका मुंह नहीं तोड़ोगे, उससे पूछोगे भी नहीं कि बहन आखिर तुम्हारा मसला क्या है? वो बुरी तरह रोती हुई गुस्से से उससे अपनी कलाइयां आजाद करवाने की कोशिश करने लगी। उसकी बात पे उसामा का दिमाग भग से उड़ गया। पर अभी तुमने खुद ही तो मना किया कि किसी लड़की को जवाब नहीं देना। हैरान परेशान सा उसामा उसको देखता हुआ नासमझी से बोला था। हाँ तो वो तो मैंने किस सूरत में बोला था ना, जब वो लड़की खुद तुमसे बात करने की कोशिश करती। वो तिनक कर बोली। उसकी बात पर उसामा का सर चकराने लगा। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ उसामा, मैं 1 सेकंड में तुम्हें छोड़ दूंगी, और मुझे इस बात से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब निकाह हो चुका है या मैं सबको छोड़कर या नाराज करके सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। तो अब मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। वो धमकी आमीज लहजे में बोले तो मुस्तजाब के बाद उसकी जुबान से भी वही अल्फाज सुनकर उसामा ने सख्ती से अपने जबड़े भींचे। बकवास बंद करो, गुस्से से बोलता वो उसकी कलाइयां आजाद करता, जबरदस्ती उसे अपने सीने से लगाता, जोर जोर से थपकने लगा। उसके सीने से लगते ही वो फिर से पहले की तरह हिचकियों के साथ रोने लगी तो उसकी आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख पड़ने लगी। मुझे मिस करोगी? उसके कान में झुकता वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था, दोनों हाथ मजबूती से उसके पुष्प पर जमाती। राबेल ने हिचकियों के बीच जोर जोर से असबात में सर हिला दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही भाई की मंगेतर के साथ निकाह करते हुए? उसको पूरी डिटाई के साथ टांग पे टांग रखकर सोफे पे बैठा देखकर आलम गर्देजी पूरी कुव्वत से धारे थे। नूर अफजा राबील को उन लोगों के साथ ना पाकर ही सख्ते में चली गई थी। उसामा ने एक नज़र अपने भाई पे डाली, जो उन्हीं की तरह सदमे की सी हालत में सुन खड़ा था। शायद उसे शर्म आती अगर वो उसके करतूतों से वाकिफ ना हुआ होता। मैंने निकाह किया है और वो भी उसके भाई की रजामंदी से, उसमें शर्म आने वाली कोई बात नहीं है। मैं हमेशा से उससे शादी करना चाहता था, और ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, अगर आप सबको याद हो तो। पर शायद आप लोगों में इतनी सलाहियत नहीं है कि किसी की बात को समझ सकें। वो उनकी जानिब मुतवज्जा होता हुआ उसे इत्मीनान से बोला था। उसकी इस दर्जा ढिठाई पे बख्त आलम गर्दीजी का पारा 7वें आसमान को छूने लगा। बकवास बंद करो अपनी, तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। उनके मुसलसल चिल्लाने पे उसामा ने नागवारी से उनकी जानिब देखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको किसी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। दुआ करें कि जो कारनामे इस हवेली में मौजूद दूसरे लोगों ने अंजाम दिए हैं वो किसी के सामने ना आए, वरना सच में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे आप। एक निगाह बुत बने इब्तिसाम पे डालता हुआ वो सोफे से खड़ा होता इस्तेज़ाया अंदाज में बोला था। उसकी बात पे असवद समेत तमाम अफराद ठिठक कर उसको देखने लगे। इब्तिसाम गायब दिमागी से चलता हुआ उसके नज़दीक आया। उसका जहन अभी तक उसकी पिछली बात में अटका था। किसको बताया था? जब मंगनी हो रही थी तब कहाँ थे? वो संजीदगी से बोला तो लबों पे वही इस्तेज़ाया मुस्कुराहट सजाए उसामा उसकी आंखों में देखने लगा। दिल किया कि उससे पूछे, इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद यूं इतनी ढिठाई से कैसे जी रहा है वो? पिछले रोज अचानक से मिलने वाली खुशी के बायस वो ये बात अक्सर भूल चुका था, पर उसे सामने देखते ही फिर से सब कुछ याद आने लगा। तब वो नहीं मान रही थी। उसकी आंखों में देखता हुआ वो पूरे एतमाद से बोला। इब्तिसाम ने ठिठक कर उसको देखा। और अब मान गई? तो मतलब उस रोज वो एक्स बॉयफ्रेंड और वो रिंग वाली बात मजाक नहीं बल्कि सच थी? उसके सवाल पे उसामा ने एक पल के लिए लब भींचे, फिर उसी एतमाद से जवाब दिया। अब ये फैसला उसके भाई का था। उसकी जताती हुई आवाज़ पे आलम शाह गर्देजी ने एक निगाह उस पर डाली, फिर सोफे के बाजू पे टिके जूते की नोक से फर्श खुरचते हुए असवद को देखा। तुम्हें अंदाज़ा है कि पूरे ख़ानदान में हमारी कितनी बदनामी होगी? वो मलामती अंदाज में बोले थे। वो एकदम संभल कर बैठ गया। मैं क्या कह सकता हूँ, उसके भाई का फैसला है। वो मोहतात अल्फाज में बोला तो उन्होंने फिर से अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। शाहनवाज साहब पिछले कई घंटों से अपने कमरे में बंद थे और उनका दिमाग इस सारी सूरत हाल पे बिल्कुल मफलूज हो चुका था। तुम कम अज़ कम हमें आगाह कर सकते थे कि उसके दिमाग में क्या खुराफात चल रही है। अपनी पेशानी मसलते हुए वो हारे हुए अंदाज में बोले, सुबह से उनके फ़ोन पे जानने वालों की लातादाद कॉल्स आ चुकी थी, जिनमें से उन्होंने एक भी अटेंड नहीं की थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था
सब कुछ बिल्कुल अचानक से हुआ। गला खंगारते हुए उसने फिर से सफ़ेद झूठ बोला तो उसकी आवाज़ पर नूर अफ़ज़ा बेगम ने एक नज़र उसको देखा, फिर बदतमीज़ी से अपने बाप और भाई के साथ बहस करते हुए उसामा को देखा। ढिठाई में वो भी उनकी औलाद से किसी तौर पर कम ना था। फिर तैश के आलम में खड़ी होती हुई मुखालिफ सोफे पे असीर के साथ दुपक कर बैठी सिबा की जानी पड़ी। क्यों नहीं बताया कि क्या गुल खिलाने लगे हैं तुम्हारे बहन भाई मुझे जलील करने के लिए? उसको दोनों बाजुओं से झंझोड़ती वो हज़ियानी अंदाज में उसे बुरी तरह ज़ुदुकोब करने लगी। उनके थप्पड़ और उसकी हिचकियों की आवाज़ पे बेबसी से आंखें मीचते हुए असफत ने उंगलियों की मदद से अपनी पेशानी मसली। उसामा नागवारी से उनकी जानिब बढ़ा और उसकी ढाल बनकर उन्हें उनसे दूर करने की कोशिश करने लगा। अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ तो ग्लास विंडो के सामने खड़ी सिबा की पोछ देखकर वहीं रुक गया। सारी परेशानी एक तरफ पर कितना खूबसूरत एहसास था कि वो अब हमेशा के लिए उसके पास उसके बेडरूम में आ गई थी। उसने एक नज़र हल्के गुलाबी रंग में मलबूस ऊंची पोनी में मुक्की तो उसकी पुष्प पे गिरते हुए घुंघराले बालों पे डाली। कमरे के सुकूत में वफ़े वफ़े से उसकी मध्यम सिसकियाँ गूंज रही थी। वो धीमे कदमों से चलता हुआ उसके पीछे आ रुका और फिर दोनों बाजू उसके गिर्द बांधते हुए उसके सर पे अपने लब रख दिए। कुछ नहीं होता, तुम्हारी अम्मी है। उसके नाजुक से वजूद को अपने बाजुओं में भरे धीरे धीरे से उसे थपकता हुआ वो तसल्ली देने के से अंदाज में बोला। कुछ देर वो यूं ही खड़ा रहा, फिर उसको दोनों बाजुओं से थामते हुए उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। ज्यादा जोर से लगा है क्या? उसके आंसुओं से भीगे नरम गुलाबी गाल को अपने अंगूठे से सहलाता हुआ झुककर नरमी से वहां अपने लब रखता वो ऐसे उस तकलीफ का मदावा करने की कोशिश करने लगा। उसके मखसूस परफ्यूम की खुशबू महसूस करते हुए सिबगा ने नजर भरकर उसको देखा। हल्के रंग की स्वेट शर्ट में मलबूस हमेशा की तरह आस्तीन कहनियों तक चढ़ाए वो अपनी दराज कामत के साथ छा सा गया था। उसने नफ़ी में सर हिलाया तो चंद पल वो बेखुद सा उसे देखता रहा, फिर अपने अंगूठे से नरमी से उसके गालों पे बहते हुए आंसू साफ करने लगा। वो फिर से सिसकने लगी। पीला भीगे चेहरे और रोई रोई सी गुलाबी पड़ती आंखों के साथ वो हिचकियां भरती उसके सीने से लग गई। पहले हुरिया चली गई थी और अब राबिल दौरा गम था। उसके गिर्द बाजू बांधते हुए वो सर झुकाकर ट्रांस किसी कैफियत में अपने सीने से लगा उसका चेहरा देखने लगा। उसके इख्तियार में होता तो कभी उसकी आंखों से एक आंसू भी ना बहने देता। उसके साथ तो इतना वक्त गुजारोगी हर रोज यूनिवर्सिटी में, मैं नहीं याद आऊँगा? वो मध्यम आवाज़ में बोला तो उसकी हिचकियाँ एकदम साकित हो गईं। अगले ही पल असवद को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। पता नहीं कैसे बिल्कुल लाशऊरी तौर पर उसकी ज़ुबान से ये अल्फाज फिसले थे। बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसने एक पल के लिए आंखें मींची, फिर उसका चेहरा देखा जो उसके सीने से लगी लगी सुन हो चुकी थी। 2 रोज बाद उसने वापसी चले जाना था। हुरिया और राबेल के लिए कम अज कम रो तो रही थी पर उसकी बात पे तो बिल्कुल चुप हो गई थी। दरवाज़ा नॉक हुआ तो असवद ने एक नज़र चेहरा मोड़ कर दरवाजे की जानिब देखा, फिर दोबारा से उसे देखने लगा। खाना खाया है? वो फौरन उसे बात बदलता हुआ उसे थपक कर बोला तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। वो जानता था, इसलिए पहले ही सुंबुल से खाना लाने का कह चुका था।